Welcome to Zamin Academy of Free Lectures Class 9 Chemistry. Today we are discussing about the important long question for examination point of view. Today we will discuss first chapter of Class 9 Chemistry, that is Fundamental of Chemistry. यहाँ पे जो टोटल इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के हवाले से नहायत इम्पॉर्टेंट है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस कर लेंगे कि वो कौन कौन से हैं, देन फिर हम उनकी फर्दर डिस्कशन की तरफ जाएंगे। जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है नहायत ही इम्पॉर्टेंट, पहले चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पहला पार्ट है पहले लॉन्ग क्वेश्चन का। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में से जो लॉन्ग मोस्टली बोर्ड्स में रिपीट हो चुका है वो है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट। तो प्रायोरिटी के बेस पे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे और जो कुछ कम वेटेज रखता है इम्पोर्टेंस के हवाले से उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो जो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे वो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड द एलिमेंट। उसके बाद जो दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। ये नहायत इम्पॉर्टेंट है, ये कभी इस तरह से आ जाता है कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, और कभी हम इसको यूँ भी एग्जामिनर दे देता है कि हाँ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। तो ये एक ही बात है, इस क्वेश्चन में मोस्टली एक ही पॉइंट है जो रिपीट हो रहे हैं। देन जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, जो कि पहला टॉपिक है पहले चैप्टर का। एंड देन फिर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी पहले चैप्टर में दिए गए हैं। ये मोस्टली 9th क्लास के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है इतने इम्पॉर्टेंट, somehow maybe examiner दे भी दे, इट्स टोटली डिपेंड ऑन एग्जामिनर। लेकिन फर्स्ट ईयर में ये न्यूमेरिकल्स वगैरह लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, सो आप लोग स्किप नहीं कर सकते। ये 3 एग्जाम्पल मोस्टली इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर कीजिएगा लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन जो पांचवा यहाँ पे लॉन्ग बनने के ज़्यादा चांसेस हैं वो एटम और आयंस के दरमियान एक डिफरेंस दिया गया है पीटीबी की बुक में, आप देख लेंगे। उसमें चंद पॉइंट हैं, 3 या 4 पॉइंट हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे फर्दर। और दूसरा जो दिया गया है वो मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयंस के दरमियान डिफरेंस है जो कि दिया गया है। एंड देन आयंस और फ्री रेडिकल के दरमियान डिफरेंसेज हैं। ये एग्जामिनर चाहे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकता है, लेकिन मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन की टर्म में आ जाता है। एंड लास्ट वन जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, आ भी सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन एग्जामिनर कि वो किस तरह से कर रहा है। मोल्स, जो कि लास्ट आई थिंक टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का। सो सबसे पहले हम पहला लॉन्ग डिस्कस कर लेते हैं जो कि है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान क्या डिफरेंस है। सो इसके कुछ लिमिटेड पॉइंट्स हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 4 या 5 पॉइंट मेंस आ जा सकते हैं। ये निहायत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ था ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। सो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड, सबसे पहला जो पॉइंट कंपाउंड में आ जाता है कि कंपाउंड एक ऐसा जिसमें कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ये कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स में एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ कंपाउंड्स में, वाइल इन मिक्सचर ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये सिंपल मिक्सिंग करने से हमारे पास एक कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। इसका पॉइंट का ये मेन मतलब है कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा एटम को आपस में मिक्स कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं, या एक ही किसी कंटेनर वगैरह में हम उनको रख देते हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं देन हम उसको चीज़ को मिक्सचर बोलेंगे। और इस जो न्यू कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा या न्यू सब्सटेंस, जो न्यू हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, तो उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। इन रिस्पॉन्स अगर 2 कंपाउंड आपस में केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं एंड देन फिर वो न्यू कंपाउंड बनाते हैं जिसका एक स्पेशल केमिकल फार्मूला होता है, उसकी एक अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, देन हम उसको कंपाउंड का नेम देंगे। सबसे पहला मेन डिफरेंस इनके दरमियान ये होता है। और दूसरा ये होता है कि कंपाउंड के अंदर जो होता है
वो कॉन्स्टिट्यूटेंट जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, कंपोनेंट जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। वो जब न्यू कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। वाइल मिक्सचर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूटेंट होते हैं या कंपोनेंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखते हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं। थोड़ा सा मिस हो गया था, मैंने पहले से लिख के रखा हुआ था, सो सॉरी फॉर दैट। जो नेक्स्ट पॉइंट इन दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस आ जाता है वो ये है कि न्यू सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म है इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। कंपाउंड के अंदर जो नया कंपाउंड बनेगा या नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती हैं उनसे जो कि पहले से कॉन्स्टिट्यूटेंट आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, उनसे टोटली डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टी होती हैं। वाइल मिक्सचर जो कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टी इंटायरली सेम होती हैं एज द कॉन्स्टिट्यूटेंट। जो कंपोनेंट आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के एग्जैक्टली सिमिलर ही होती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनके दरमियान डिफरेंस का, कंपाउंड के अंदर जो न्यू कंपाउंड बन रहा होता है, न्यू सब्सटेंस बन रहा होता है, उसकी कंपोजिशन बिल्कुल फिक्स होती है। कंपाउंड आपस में केमिकली रिएक्ट कर रहे होते हैं तो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में दो कंपोनेंट आपस में रिएक्ट कराते हैं और उनका जो न्यू कंपाउंड बनता है उसकी भी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। अगर हम मिक्सचर की बात करें, यहाँ जो कंपाउंड बनता है इसे हम कंपाउंड को कंपाउंड भी कह सकते हैं, लेकिन अगर सब्सटेंस करें तो ज़्यादा सूटेबल होगा। देन फिर उनकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स नहीं होती, क्योंकि हम जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटेंट रिएक्ट कराते हैं आपस में उनकी कंसंट्रेशन मैयर करके नहीं ली जाती, जिसकी वजह से जो कंपाउंड न्यू या सब्सटेंस न्यू बनता है उसकी कंपोजिशन भी फिक्स नहीं होती। सो नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें ये देखेंगे कि कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। कंपाउंड्स के अंदर क्योंकि एक्चुअली जो कंपोनेंट होते हैं वो केमिकली रिएक्ट कर चुके होते हैं, उनके दरमियान एक बॉन्ड बन चुका होता है, वो बॉन्ड हम फिजिकल तरीके से आई मीन बाय हीटिंग बाय सम अदर वे हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो मिक्सचर की अगर हम बात करें तो वहाँ उनके दरमियान जो सब्सटेंस न्यू ऑब्टेन्ड हुआ होता है उनके एलिमेंट्स के दरमियान, उनके कंपोनेंट्स के दरमियान केमिकल कोई बॉन्ड नहीं बना होता। लिहाजा अगर हम उन्हें हीट करें या कोई और फिजिकल सोर्स यूज़ करें तो वो इजीली एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाते हैं। तो कंपाउंड का ये मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे फिजिकल मीन्स के थ्रू ये सेपरेट आउट नहीं होते, वाइल जो मिक्सचर है इनके अंदर फिजिकल मीन्स के थ्रू हम कोई भी फिजिकल सोर्स यूज़ कर लें तो देन वो ईजिली सेपरेट हो जाते हैं जो कंपोनेंट होते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो कंपाउंड होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्पेशल केमिकल फार्मूला होता है, वाइल जो मिक्सचर ऑब्टेन्ड होता है उसमें 2 या 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं और उनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। वो एक मिक्सचर बना रहे होते हैं, एक सोल्यूशन बना रहे होते हैं, उनको कोई स्पेशल केमिकल फार्मूला नहीं होता। सो जो नेक्स्ट चीज़ का हम पॉइंट देखेंगे वो ये देखेंगे कंपाउंड के अंदर जो हम कंपोजिशन लेते हैं वो होमोजीनियस कंपोजिशन होती है। मतलब ये कि तमाम जो कंपोनेंट्स हम लेते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन तकरीबन एक ही जैसी होती है, वाइल जो मिक्सचर होता है इसमें जितने भी कंपोनेंट लिए जाते हैं तो वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन इस सूरत में पॉसिबल है। वाइल जो कंपाउंड होता है इसके अंदर शॉर्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, वाइल मिक्सचर की अगर हम बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ना तो फिक्स होता है और ना ही शार्प होता है, इसका कुछ भी हो सकता है। इज इट पॉसिबल फॉर दैट? जो हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस है वो हम टोटली डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर टोटल 5 या 6 पॉइंट हैं जो कि हमने मेन रखने हैं फोकस में, और ये निहायत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इनको ज़रूर करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। सो हम यहाँ सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है और एलिमेंट का जस्ट सिंबल होता है। यहाँ पे मिक्सचर का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड के केमिकल फार्मूला होता है, वह एलिमेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल फार्मूला को किस तरह से लिखा जाता है, आखिर वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो मद्देनज़र रखे जाते हैं किसी भी केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए। सो टोटल यहाँ पे 5 पॉइंट हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे किसी भी केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए। ये निहायत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। सो गौर से सुनना है आपने इन पॉइंट्स को, निहायत ही आसान है, एक बार सुनने के आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा हर पॉइंट।
देन आप एक बार बुक से रिवाइज कर लें, दैट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू। एंड सबसे पहले जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो ये देखेंगे कि सिंबल ऑफ टू एलिमेंट, जो दो एलिमेंट का सिंबल होता है उनको पहले रिटन साइड बाय साइड, मतलब उनको पहले लिखा जाता है, एक दूसरे के साथ साथ लिखा जाता है। जो पॉजिटिव आइन होगा उसको पहले लिखा जाता है और जो नेगेटिव आइन होता है उसको बाद में लिखा जाता है। ये कुछ रूल्स और कुछ पॉइंट हैं जो केमिकल फार्मूला जब डिस्कवर किया गया था तब भी फिक्स किए गए थे। तो किसी भी केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए आप दोनों एलिमेंट के पहले सिंबल साथ साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि जिसका पॉजिटिव चार्ज होगा उसको पहले लिखेंगे, जिसका नेगेटिव चार्ज होगा उसको बाद में लिखेंगे। और दूसरी किस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है किसी भी केमिकल फार्मूला को, वैलेंसी ऑफ किसी भी आयन के ऊपर कितनी वैलेंसी है, इस चीज़ को हमने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। वैलेंसी ऑफ ईच आयन जो होगी वो हम लिखेंगे राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। किसी भी हमने एलिमेंट का एग्जाम्पल लिया है उसके राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर हम उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि आगे एग्जाम्पल में बताया गया है, ये सोडियम है, ये कैल्शियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इनकी वैलेंसीज जो हैं वो उनको टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर रिप्रेजेंट किया गया है। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर एलिमेंट क्रॉस एक्सचेंज। क्रॉस एक्सचेंज के प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी जो आयन्स है उसकी वैलेंसी दूसरे आयन के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके टॉप राइट कॉर्नर से वो उसके लोअर राइट कॉर्नर की तरफ चला जाता है। जैसा कि इस एग्जांपल में हम डिस्कस कर रहे हैं, NaCl है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है। सोडियम का पॉजिटिव क्लोरीन के लोअर राइट कॉर्नर की तरफ चला जाएगा, वाइल जो क्लोरीन का नेगेटिव है वो सोडियम के लोअर राइट कॉर्नर की तरफ चला जाएगा। क्योंकि दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज तो नहीं है, अपोजिट चार्ज है, बट इन इक्वल कंसनट्रेशन है। उस पर भी पॉजिटिव 1 है, उस पर भी नेगेटिव 1 है। इनकी चार्ज तो अपोजिट है बट की तादाद सेम है। लिहाजा हम केमिकल फार्मूला लिखने के लिए कोई भी तादाद मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि दोनों की इक्वल कंसंट्रेशन है। वाइल अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की तो उसमें कैल्शियम पे पॉजिटिव 2 वैलेंसी है, पॉजिटिव 2 है, वाइल ऑक्सीजन की नेगेटिव 2 है। ऑक्सीजन की नेगेटिव 2 वैलेंसी को हम लोअर राइट कॉर्नर ऑफ कैल्शियम की तरफ ले जाएंगे और कैल्शियम की पॉजिटिव 2 वैलेंसी को हम ऑक्सीजन के लोअर राइट कॉर्नर की तरफ ले जाएंगे। दोनों पे अपोजिट वैलेंसीज से रिप्रेजेंट ज़रूर किया गया है, अपोजिट चार्जेस हैं बट इनके ऊपर इक्वल चार्जेस हैं। इस पे पॉजिटिव 2 इस पे नेगेटिव 2, लिहाजा हम इसका केमिकल फार्मूला लिखते वक्त यहाँ पे कोई भी वैलेंसी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, मतलब इनकी इक्वल है, सो देन इनको ऐसे ही लिखा जाएगा। बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड से इनकी वैलेंसीज एक्सचेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमने ये देखना है नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंसीज को लिखने वक्त जो हमें कन्फ्यूजन हो रही थी वो ये हो रही थी कि अगर इनकी वैलेंसीज सेम है तो आया इनको लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, अगर डिफरेंट हो गई दैन इनको लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा। ये चीज़ हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं कि वैलेंसी अगर सेम हो तो उसको ऑफसेट कर दिया जाएगा, नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला। जैसा कि उन्होंने वही एग्जांपल जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं NaCl की उन्होंने दी है कि इन दोनों की वैलेंसी सेम है, लिहाजा इनको स्किप कर दिया जाएगा। स्किप मीन कि यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड देन अगर इनकी वेलोसिटी डिफरेंस है तो एलिमेंट जो होंगे वो अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे। तो एग्जांपल देता है एल्यूमिनियम सल्फेट की। एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर सल्फेट का हमें पता है एक फ्री रेडिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव 2 वैलेंसी है। तो सल्फेट जो होगा वो अपनी वैलेंसी ट्रांसफ़र कर देगा एल्यूमिनियम को, अपने टॉप राइट कॉर्नर से ये एक्सचेंज कर देगा विद द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ एल्यूमिनियम पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये एक्सचेंज कर देगा एल्यूमिनियम को अपनी वैलेंसी, और एल्यूमिनियम अपनी पॉजिटिव 3 वैलेंसी सल्फेट को डोनेट कर देता है। लिहाजा यहाँ हम एल्यूमिनियम के साथ 2 और जबकि सल्फेट के साथ 3 वैलेंसी लिखते हैं जो कि उन्होंने आपस से एक्सचेंज कर ली हैं। 2 वैलेंसी सल्फेट की है वाइल 3 वैलेंसी एल्यूमिनियम की है। और दूसरी एग्जांपल यहाँ पे आ जाती है कैल्शियम फास्फेट की। कैल्शियम फास्फेट जो है मुझे Ca3PO4 होल की 2 रिप्रेजेंट किया जाता है। हम ये बात जानते हैं कि फास्फेट के ऊपर नेगेटिव 3 वैलेंसी है, ये अपनी वैलेंसी एक्सचेंज कर लेता है कैल्शियम के साथ, और वाइल कैल्शियम अपनी वैलेंसी फास्फेट के साथ एक्सचेंज कर लेता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। इसके 5 मेन पॉइंट हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इट टेल्स द नेम ऑफ एलिमेंट एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स। केमिकल फार्मूला के अंदर जो भी एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट पाए जाते हैं हम केमिकल फार्मूला के थ्रू उसका नेम मालूम कर सकते हैं। या केमिकल फार्मूला हमें उस एलिमेंट का नेम बताता है। और दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इट इंडिकेट द मास ऑफ ए कंपाउंड इन एम जो ग्राम। एक केमिकल फार्मूला की बेस पे हम किसी भी कंपाउंड का मास मालूम कर सकते हैं, AMU के अंदर भी, ग्राम्स के अंदर भी। वाइल तीसरा जो मेन पॉइंट इसके अंदर ये है, इट इनफैक्ट 1 मॉलिक्यूल आर ए फार्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड।
इस पॉइंट में वो ये कहते हैं कि जो केमिकल फार्मूला होता है वो किसी भी कंपाउंड का एक मालिक्यूल या फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इन फैक्ट वन मालिक्यूल और ए फार्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। वाइल जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट आल्सो रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ ए मालिक्यूल इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल फार्मूला जो कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर मौजूद होता है तो उसे हम वन मोल ऑफ मालिक्यूल कंसीडर करते हैं। वाइल जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सब्सटेंस। केमिकल फार्मूला किसी भी सब्सटेंस का नेम भी रिप्रेजेंट करता है। किसी भी सब्सटेंस या किसी भी कंपाउंड के अंदर केमिकल का जो केमिकल फार्मूला होता है उसके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड या किसी भी सब्सटेंस का नेम भी मालूम कर सकते हैं या रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि H2O के एग्जांपल दी गई है, इसे हम वाटर बोलते हैं। ये 5 मेन पॉइंट थे जो कि सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला में है। अगर वो आपसे सिंपल ये पूछते हैं हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, देन आपको पहले वो पॉइंट डिस्कस करने हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन इन पॉइंट्स को भी लिख लीजिएगा थोड़ा बहुत साथ में हेडिंग देकर। अगर वो यही लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला क्या है, देन आपको यही 5 पॉइंट ही लिखने हैं। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के मुतालिक। सबसे पहली जो ब्रांच हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक वो ब्रांच है दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद द चेंज इन दैम। इससे मुराद ये है कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड या किसी भी सब्सटेंस जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाती हैं। किसी भी कंपाउंड के अंदर ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आई मीन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, ये सब चीज़ें कैसे वेरी करती हैं, क्या किस कंपोजिशन की क्या है, क्या ये सब कुछ हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। और फिज़िकल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एटम का स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, क्या है किस एटम की कितनी कंपोजिशन इसके अंदर पाई गई है, और जो एटम या जो भी कंपाउंड ऑब्टेन्ड हुआ है उसकी कैसी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है या डेंसिटी कितनी है, ये सब कुछ। और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो वो भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, इन तीनों फेजेस के बिहेवियर जो है वो किस तरह का है, मतलब कौन सी गैस का क्या मेल्टिंग पॉइंट है, क्या बॉइलिंग पॉइंट है, या किस सॉल्युबिलिटी कितनी है, या लिक्विड हो गया या सॉलिड हो गया, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सब कुछ हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेडिएशन ऑन द मैटर, के कोई भी मैटर सब्सटेंस है उसके अंदर टेम्परेचर या रेडिएशन का क्या असर है। किसी भी कोई भी सब्सटेंस अब हम ले सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं वो किसी भी सब्सटेंस के ऊपर पड़ रही हैं, सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनका क्या असर है, ये सब कुछ हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसकी पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा और बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम क्या क्या स्टडी करते हैं तो ये 1-2 पॉइंट लिख लें तो भी काफ़ी है, क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आना है यहाँ से इस चैप्टर में से। तो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में से वो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये ब्रांच आप लोग डिफ़ाइन करें, या आप वो कहें कि टोटल जो ब्रांचेज हैं उनको डिफ़ाइन करें। अप टू यू कि आप कौन कौन सी ब्रांचेस मतलब डिस्कस करना चाहते हैं, आपको जिन पे ज़्यादा अच्छी तरह से आपको आती हैं, आपको लगता है, तो आपको वही लिखनी चाहिए। आपको सबसे पहले उनकी डेफिनेशन तो लाजमी लिखनी है, उसके बाद अगर आप एक पॉइंट लिख लें तो भी बेहतर रहेगा। लिहाजा तकरीबन 4 नंबर का अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप उनकी डेफिनेशन भी लिख लें तो एक नंबर आई थिंक एग्जामिनर चेक करने वाला आपको दे देगा। अब हम नेक्स्ट अगली इसकी जो ब्रांच है उसको डिस्कस करते हैं, वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये भी निहायत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने इन ब्रांचेस को बिल्कुल अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, MCQs भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ब्रांचेस तो आपने खास करके याद करना है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से निहायत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये डील करती है विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, कि अगर हमें कोई सैंपल दिया गया है उसके अंदर हम ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्या आया, कितने कंपोनेंट पाए गए हैं और उसकी सेपरेशन किस तरह से की जाती है। उस सैंपल को पहले एनालाइज करते हैं, फिर उसकी सेपरेशन करते हैं, ये जानने के लिए क्या है उस सैंपल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए गए हैं। उसमें 2 तरह के हम एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिवली एनालिसिस भी करते हैं और क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे बात ये डिस्कस करनी है क्या है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये क्या चीज़ होती हैं। सो जो पहला हम क्वालिटेटिव एनालिसिस है इसमें हम सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, ये चीज़ हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर डिटरमाइन करते हैं कि भाई हमारे जो सैंपल के अंदर कंपोनेंट पाए गए हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उनका क्या सैंपल है, उनका क्या मतलब एलिमेंट है, या किस तरह से हम उनको रिप्रेजेंट
प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। मतलब उनका अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो हम अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट, अब एग्जाम्पल के अंदर कंपोनेंट हमें पता है ये कंपोनेंट पाए गए हैं, अब वो कितनी मिकदार में पाए गए हैं ये चीज़ हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिटरमाइन करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा आपको इनको जहन में रखना है। क्वालिटेटिव के अंदर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि सैंपल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए गए हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, लेकिन क्वांटिटेटिव के अंदर हम उन चीज़ कंपोनेंट्स की मिकदार को डिटरमाइन करते हैं, अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं कि हर कंपोनेंट कितनी कितनी मिकदार के अंदर सैंपल में पाया गया है। ये चीज़ हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जाता है, और इस जो केमिस्ट्री की ब्रांच है इसका स्कोप जो है ये कवर करता है बहुत सी चीज़ों को, जैसा कि फूड हो गया। अब हम फूड में ये डिस्कस करते हैं कि भाई हम जो खाना खा रहे हैं इसमें कितनी कंसंट्रेशन है प्रोटीन की, कितनी कंसंट्रेशन है कार्बोहाइड्रेट की, या दूसरे जो लिक्विड वगैरह है तो कितनी लिपिड की कंसंट्रेशन हमारे फूड के अंदर है। ये सब जो हम एनालाइज करते हैं ये केमिस्ट्री के एनालिटिकल ब्रांच के अंदर आ जाता है। वाटर जो है, वाटर के अंदर अब इम्प्योरिटीज़ की कितनी कंसंट्रेशन है, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ पाई गई हैं, ये सारा कुछ हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं। अब इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट में कितने ज़्यादा डस्ट पार्टिकल हैं, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये सब कुछ हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ये डील्स करता है विद द कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड, जैसे कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, वो हम कंपाउंड मोस्टली हम यहाँ पे डील करते हैं जिनको कोवलेंट कंपाउंड कहा जाता है। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड जो होते हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचुरली भी पाए जाते हैं और इनको लेबॉर्ट्री के अंदर भी सिंथेसाइज किया जाता है। अब केमिस्ट्री जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट, वो यहाँ पे स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिटरमाइन करते हैं। जो नेचुरली कंपाउंड पाए जाते हैं उनकी भी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं, वाइल जो लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं उनको भी डिटरमाइन करते हैं। ये ब्रांच जो होती है ये मुख्तलिफ मतलब इंडस्ट्रीज़ के अंदर कवर की जाती है, जैसे कि कवर होती हैं इसकी ब्रांच को, इस ब्रांच को कवर किया जाता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गई, पेट्रोकेमिकल्स हो गई, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इन तमाम ब्रांचेस के अंदर जो हम केमिस्ट्री की ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसके जो जो फीचर्स होते हैं उनको हम यूटिलाइज़ करते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। अब इस केमिस्ट्री के इन अगेंस्ट है एक और केमिस्ट्री जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें वो तमाम कंपाउंड डिस्कस किए जाएंगे एक्सेप्ट दोज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड। मतलब हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जो भी कंपाउंड इन अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। वाइल जो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड कहते हैं या कोवलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी तमाम जो कंपाउंड्स होते हैं इन कंपाउंड्स के अलावा उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। और इस केमिस्ट्री की जो एप्लीकेशन होती हैं ये मुख्तलिफ केमिकल इंडस्ट्री के अंदर होती हैं, जैसा कि ग्लास हो गया, सीमेंट हो गया, सिरामिक्स हो गया, मेटलर्जी हो गया। मेटलर्जी होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स। कोई भी हमें ऐसे मतलब बहुत से आप देखें कि हम कहते हैं कि कोई भी मिट्टी के हमें बहुत सी ज़मीन के नीचे बहुत से धात वगैरह मिलते हैं, तो उन मिट्टी के ज़रात में से उस धात को निकालने के जो प्रोसेस होता है उसको हम मेटलर्जी कहते हैं। इन मेटलर्जी के अंदर की जो इंडस्ट्री होती है, मतलब जो सीमेंट की इंडस्ट्री होती है, जो सिरामिक्स होती है, जो गिलास इंडस्ट्री होती है, तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही डील करते हैं। हम यहाँ पे जो केमिस्ट्री की ब्रांच डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोकेमिस्ट्री। ये ह्यूमन या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उससे रिलेटेड एक ब्रांच केमिस्ट्री की है जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसमें हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन अक्कर हो रही है, उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। बायोकेमिस्ट्री उस वक्त राइज हुई जब साइंटिस्ट इस बात को स्टडी कर रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के जो हैं वो अपनी एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं। एक ज़िंदा जानदार के अंदर जितनी भी एनर्जी पाई जाती है या वो फूड से जो भी एनर्जी हासिल करते हैं आखिर किस तरह से हासिल करते हैं, कौन सा प्रोसीजर
प्रोसीजर होगा। इस सब चीज़ को जब साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे तो उसी वक्त केमिस्ट्री की एक ब्रांच डिस्कवर हुई थी जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसमें हम कवर्स करते हैं सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के मेटाबॉलिज्म और उसके सिंथेसिस के भाई ये किस तरह से बनते हैं और क्या इनके अंदर प्रोसेस होता है, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट्स वगैरह हो गए, इनका सारा जो प्रोसेस होता है, वर्किंग स्टेट्स होती हैं, इन सब चीज़ों को हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? ये मेडिसिन के अंदर यूज़ होती है, वाइल ये फूड साइंसेस के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, इन तीनों ब्रांचेस के अंदर हम बायोकेमिस्ट्री को अप्लाई करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट ब्रांच, दैट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्री केमिस्ट्री के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन द कमर्शियल स्केल, इन कमर्शियल स्केल के ऊपर जो भी केमिकल कंपाउंड हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। ये डील करता है मैन्युफैक्चर ऑफ बेसिक केमिकल जैसा कि ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अप्लाई की जाती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल हैं उन्हीं को अप्लाई करके इन कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये केमिकल्स जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्री को। यही केमिकल्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं या एज रॉ मटेरियल यूज होते हैं दूसरी इंडस्ट्री के, जैसा कि फर्टिलाइज़र हो गया, सोप हो गया, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, पेंट्स एंड पेपर वगैरह, इन तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये एज रॉ मटेरियल के तौर पर मटेरियल यूज होते हैं। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री की जो ब्रांच डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। कोई भी डेड बॉडीज़ हो गई प्लांट्स की या एनिमल्स की, जब भी ये ज़मीन के अंदर बरेड हो जाते हैं तो कई सालों बाद जब इनको निकाला गया तो तभी जाके मालूम होता है कि वो रेडियो एक्टिव मेटल्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। इनकी हाफ लाइफ भी कंसर्न की जाती है। यहाँ पे ऊपर कंसर्न विद एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूज़, यहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम एटॉमिक एनर्जी और उसके इस्तेमाल को डिस्कस भी करते हैं, और केमिकल इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन विद इन द एनिमल। सूर्य से ये जो भी रेडिएशन आ रही होती हैं जब वो एनिमल्स के ऊपर पड़ती हैं और वो उनको ऑब्जर्व करते हैं, उससे क्या रिजल्ट होता है, कौन सा केमिकल इफेक्ट सामने आता है, इस सब चीज़ों को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट में, फॉर एग्जांपल कैंसर वगैरह का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें रेडियो एक्टिव रेज इंटर की जाती हैं कैंसरस सेल को किल करने के लिए। प्रिजर्वेटर ऑफ फूड को बचाने के लिए कि कोई भी फूड खराब करने के लिए हम बाज़ औक़ात बहुत से प्रिजर्वेटर यूज़ कर रहे होते हैं उनके लिए। और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर को भी जनरेट करने के लिए हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को ही डिस्कस करते हैं। सो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। इसमें कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एनवायरनमेंट। इस केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर हम एनवायरनमेंट के कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी परफॉर्म हो रही हैं तो उसका माहौल के ऊपर क्या असर होता है, ये सब कुछ हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। इसका ताल्लुक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल, वाटर, नॉलेज ऑफ केमिकल्स वगैरह इन सब के साथ कंसर्न होता है। सो ब्रांचेस हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफरेंस हो जाए, ये निहायत ही शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से निहायत इंपॉर्टेंट है। बायो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो आप लोगों ने इनको बड़े अच्छे से करना है। डेफिनेशन तो खास तौर पर इनकी बड़ी अच्छे से करनी है और इनकी एप्लीकेशंस भी देखनी है, ताकि शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू आप डेफिनेशन के साथ एप्लीकेशन भी लिखेंगे तो देन एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देने के लिए रेडी होगा। सो ब्रांचेस को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन ब्रांचेस को ज़रूर कीजिएगा। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ क्योंकि ये निहायत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई एक ब्रांच एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है। लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकते हैं बट इट्स ओनली डिपेंड ऑन एग्जामिनर। हम जो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जाम्पल 1.1, एग्जाम्पल 1.2 एंड एग्जाम्पल 1.3। ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग भी समहाउ में भी दे दें, एग्जामिनर पे ये डिपेंड करता है। सो आप लोग इन एग्जाम्पल्स को स्किप नहीं कर सकते, आप लोगों को ज़रूर करना है। सो पहली एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं जिसमें ये कहा गया है कि हाउ मेनी प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन आर देयर इन एन एटम हैविंग मास नंबर 238 एंड एटॉमिक नंबर 92। इसमें हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को डिटरमाइन करना है वाइल हमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर दिया गया है। हमें मालूम है मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 238 दिया गया है, वाइल जो एटॉमिक नंबर है उसको जी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और रिप्रेजेंट किया जाता है और 92 दिया गया है। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें मालूम करने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें मालूम करने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो कम्बिनेशन होता है उसको हम मास नंबर कहते हैं।
नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का कम्बिनेशन को हम मास नंबर कहते हैं, वाइल एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो फिर हम यहाँ पर मास नंबर जो है ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ पे प्रोटॉन क्योंकि एटॉमिक नंबर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। अगर हम मास को नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि एटॉमिक नंबर के इक्वल है उसके साथ प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर दें तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर के थ्रू हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम हो चुके हैं। लिहाजा हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑब्टेन्ड होंगे। इस एग्जांपल में यही कुछ है, और मास नंबर 238 है, इसमें से 92 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 146 ही आंसर आएगा। दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं जो कि है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड का हमें मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। वाइल हमें ये बात पता है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU के इक्वल है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 AMU के इक्वल है, वाइल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU के इक्वल है। इस कंपाउंड जो कि नाइट्रिक एसिड है इसके हमें जितने भी एटम की कम्बिनेशन से मिलकर ये बना है तमाम एटम्स के एटॉमिक नंबर मालूम है, जिसके थ्रू हम इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने मॉलिक्यूलर मास में लिखा है 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। इसका ये मतलब है कि 1 हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 1 है, और आगे उसके एटॉमिक मास से हमने उसको मल्टीप्लाई किया है। नाइट्रोजन के कितने एटम है, एक ही एटम है तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के 3 एटम है, लिहाजा हम 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है, वाइल नाइट्रोजन का 14 होता है, एंड वाइल दैट ऑफ ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 3 इंटू 16 करेंगे, 1 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 14 एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, वाइल 3 इंटू 16 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के एंड 16 एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 बनेगा, एंड टोटल जाके 63 इसका मॉलिक्यूलर मास बन रहा है नाइट्रिक एसिड का। जो तीसरी एग्जांपल 1.3 वो एक्जैक्टली सेम है, इसी तरह से उसमें फार्मूला मास मालूम करना है कंपाउंड का, एलिमेंट के हमें एटॉमिक मास मालूम होंगे, हम उससे फार्मूला मास मालूम कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो एटम और आयंस का डिफरेंस है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस है। ये ज़्यादातर मोस्टली तो शार्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, लेकिन समहाउ मे बी वो आपको 2 या 3 ऐसे डिफरेंस दे के लॉन्ग की सूरत में भी पूछ सकते हैं। सो आपको उससे ज़्यादातर शार्ट पे फोकस करना है, लेकिन लॉन्ग के लिए भी आ सकते हैं। सो हम इन्हें लॉन्ग के वीडियो में इधर ही डिस्कस कर लेते हैं और शार्ट के वीडियो में फिर से रिपीट कर देंगे। तो पहला जो डिफरेंस है वो एटम और आयन के दरमियान डिफरेंस है। एटम जो होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है उसे हम एटम कहते हैं। वाइल आयन जो होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, किसी भी आयोनिक कंपाउंड जिसके अंदर आयंस मौजूद होते हैं उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम आयंस कहते हैं। वाइल इसका दूसरा मेन डिफरेंस है वो है एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये आज़ादाना हालत में पाया भी जा सकता और नहीं भी पाया जा सकता, एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है। लेकिन जहाँ तक आयन की बात है ये कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना हालत में बिल्कुल नहीं पाया जाता, क्योंकि एक आयोनिक कंपाउंड की सूरत में पाया जाता है। ये दूसरे एटम के साथ बाउंड किया जाता है विद केमिकल बॉन्ड, जिसकी वजह से ये आज़ादाना हालत में मौजूद नहीं होता, एंड सराउंडेड बाय एन अपोजिटली चार्ज आयन, और अपोजिटली चार्ज आयन के साथ सराउंड होता है। और तीसरा जो मेन डिफरेंस इन दोनों का है वो है एटम जो होता है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। वाइल जो आयन होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। इधर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे हम केटाइन बोलेंगे, वाइल जो नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम एनाइन बोलेंगे। दूसरा जो मेन और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस है वो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान है। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट आर ए कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट या कंपाउंड, मोस्टली कंपाउंड वर्ड यूज़ किया जाता है यहाँ पे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी कंपाउंड का जो कि आज़ादाना हालत में पाया जाता है और तमाम प्रॉपर्टीज शो करता है जो कि कंपाउंड के अंदर मौजूद होती है। वो अपने कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज शो कर रहा होता है। वाइल जो मॉलिक्यूलर आयन होता है वो बनता है फॉर्म बाय द लास्ट सारे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है, उसके नतीजे पर उस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आता है। अगर वो गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर वो लूज़ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस केमिकल स्पीशीज को हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं, और ये आज़ादाना हालत में नहीं पाया जाता।
जबकि मालिक्यूल आज़ादाना हालत के अंदर पाया जाता है। और मालिक्यूल हमेशा जो होता है ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। वाइल मालिक्यूलर आयन जो होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, क्योंकि ये आयन की सूरत में पाया जाता है। वाइल जहाँ तक मालिक्यूल की बात होती है, ये फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, मालिक्यूल एटम की कम्बिनेशन से बनता है। जबकि मालिक्यूलर आयन जो होता है ये आयोनाइजेशन ऑफ मालिक्यूल, मालिक्यूल आयनाइज होता है, पॉजिटिव चार्ज में बदल जाता है या नेगेटिव चार्ज में बदल जाता है, तो उसके नतीजे में मालिक्यूलर आयन बनता है। जबकि मालिक्यूल जो होता है ये एटम के कम्बिनेशन से बनता है। मालिक्यूल एक स्टेबल यूनिट है, वाइल मालिक्यूलर आयन एक रिएक्टिव स्पीशीज है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज होता है, लिहाजा ये किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन नहीं, किसी भी दूसरी ऑर्गेनिक स्पीशीज़ के साथ रिएक्ट कर सकता है। वाइल मालिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता, ये स्टेबल हालत में मौजूद होता है, लिहाजा ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। यही मेन पॉइंट्स हैं। मोस्टली ये शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा, लेकिन आप इनको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखना चाहें, अगर एग्जामिनर दे देता है तो आपको इसी तरह से लिखना है। 5 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं टोटल। आई होप कि वो आपको पूरे मार्क्स दे देगा। जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो आयंस और फ्री रेडिकल्स का है। आयंस को यहाँ हम डिफाइन करेंगे, एटम विद बेयर सम चार्ज। कोई भी एटम है उसके ऊपर कोई भी चार्ज है, वो कोई भी चार्ज रखता है, वो पॉजिटिव चार्ज रख सकता है, वो नेगेटिव चार्ज रख सकता है, वो पॉजिटिव 1 रख सकता है, पॉजिटिव 2 रख सकता है, नेगेटिव 1 रख सकता है, नेगेटिव 2 रख सकता है। किसी भी एटम के ऊपर अगर कोई भी चार्ज मौजूद है तो हम उसे आयंस कहेंगे। वाइल इन रिस्पेक्टिव के फ्री रेडिकल्स क्या होता है? फ्री रेडिकल्स एटम दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके ऊपर किसी भी एटम के ऊपर फ्री रेडिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे लेकिन वो और तादाद के अंदर होंगे, मतलब उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन उस एटम के ऊपर पाया जाएगा। वाइल जो आयंस होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट के दरमियान डिफरेंस है वो ये है कि आयंस जो होता है ये एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टलैटिक्स, ये सोल्यूशन फॉर्म में भी पाया जाता है और क्रिस्टलैटिक फॉर्म में भी पाया जाता है। लेकिन जो फ्री रेडिकल होता है वो सोल्यूशन फॉर्म में पाया जाता है और एयर के अंदर पाया जाता है, वो क्रिस्टलैटिक्स के अंदर नहीं पाया जाता। और तीसरा जो मेन डिफरेंस इनका ये है कि फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आयंस की फॉर्मेशन लाइट की मौजूदगी से असरअंदाज नहीं होती। लाइट मौजूद है नहीं है, आयंस बनेगा। आयंस उस वक्त बनते हैं जब किसी भी न्यूट्रल स्पीशीज़ या चार्ज स्पीशीज़ के नज़दीक कोई दूसरी चार्ज स्पीशीज़ आ जाती है, तो देन वो न्यूट्रल स्पीशीज़ या चार्ज स्पीशीज़ उस चार्ज स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आयंस बनाते हैं। जबकि फ्री रेडिकल्स मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेकिन फ्री रेडिकल उस वक्त बनते हैं जब लाइट की मौजूदगी हो, लाइट की प्रेजेंस के अंदर ही फ्री रेडिकल बनेंगे। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, सो इसको देख लीजिएगा। और दूसरा जो मेन यहाँ पे हम और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो मोल हम डिस्कस करते हैं। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं अब वो है मोल्स। ये इस चैप्टर का भी लास्ट ही टॉपिक है और निहायत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली यहाँ से शार्ट ही आता है। मोल की डेफिनेशन पूछ ली जाती है या इसका फार्मूला इसका वगैरह पूछा जा सकता है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 क्रॉस 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल द फार्मूला यूनिट। कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर 6.0 क्रॉस 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल पाए जाते हैं, वो पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फार्मूला यूनिट भी हो सकता है। मोल लिंक करता है मास ऑफ सब्सटेंस एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल मास ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान एक लिंक की हैसियत रखता है, इसको एब्रीवेट किया जाता है MOL के साथ। और एक सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, मॉलिक्यूलर एंड आयोनिक। वाइल किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मास होता है वो एटॉमिक मास भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है और फार्मूला मास। 3 टाइप ऑफ मास होते हैं, एटॉमिक मास, फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है AMU को के साथ, और AMU को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, और इसको ग्राम में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। जब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, जब फार्मूला मास में से कोई भी मास हो, जब हम उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं देन उसको हम मोलर मास बोलते हैं। साइंटिस्ट इस बात से एग्री हैं कि 1 मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसको 1 मोलर मास है वो एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होगा, यानी 6.03 का 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होगा।
अगर हम मोल की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देखें तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड एन मोल। कोई भी एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है या फार्मूला मास है किसी भी सब्सटेंस का, जब हम उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं देन उसको मोल बोला जाता है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है नाउन मास ऑफ सब्सटेंस और मोलर मास, कि कोई भी नाउन मास हमें कोई भी सब्सटेंस अगर हम ले रहे हैं उसका जो भी नाउन मास हमारे पास होगा उसको हम उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास जो कि एक्सप्रेस किया जाता है 12 ग्राम के साथ, वो बराबर है 1 मोल ऑफ कार्बन के। इसी तरह से अगर हम एटॉमिक मास ऑफ वाटर, एटॉमिक मास नहीं सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए वाटर एक्सप्रेस्ड एज 18 ग्राम देन इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर, व्हाइल द फार्मूला मास ऑफ ए NaCl एक्सप्रेस्ड एज 58.5 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। ये 1 मोल ऑफ NaCl के इक्वल होता है। और ये थे आज के क्लास 9 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन नहायत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं और लॉन्ग भी आ सकते हैं। सो आपने इनको अच्छे से करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट।